जंगलों में माओवादी किस तरह से अपनी सांसें गिन रहे हैं, किस तरह से इन माओवादियों तक हथियार, असलाह, दवाई और इसके अलावा अन्य ज़रूरी संसाधनों की उपलब्धता कैसे होती है, कौन करवाता है? इसका जवाब है माओवादियों का शहरी नेटवर्क। माओवादियों का शहरी नेटवर्क कैसा काम करता है, आज का हमारा ये रिपोर्ट माओवादियों के शहरी नेटवर्क को समझने पे ही है। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के आदिवासियों की बात करते हैं, यहाँ के ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं। ज्वलंत मुद्दों में माओवाद समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तर के लिए। तो हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि माओवाद समस्या को हम समझें, इसके अलावा माओवादियों पे भी, माओवाद संगठन पे भी चर्चा करें। और इस कड़ी में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आत्मसमर्पित जो माओवादी हैं इनसे चर्चा करने और माओवाद संगठन को समझें। हालांकि लगातार मैं माओवाद संगठन से संपर्क कर रहा हूं कि किसी बड़े लीडर का कोई एक अच्छा इंटरव्यू हमें मिल जाए, लेकिन माओवाद संगठन की तरफ से फ़िलहाल स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि वो कब तक मुझको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। लेकिन इस बीच मैंने सोचा कि भाई आत्मसमर्पित नक्सलियों से बात कर लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं। शहरी नेटवर्क एक बड़ा मुद्दा है। मेरे कई सारे दर्शकों ने मुझसे पूछा था माओवादियों के शहरी नेटवर्क पे भी आप कोई रिपोर्ट तैयार कीजिएगा। तो ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी मेरे साथ हैं, इनका नाम रघुनाथ गावड़े है। ये 1999 से माओवाद संगठन में शामिल रहे और 2015 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ये माओवादियों के शहरी नेटवर्क रहे हैं और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि रघुनाथ माओवादियों के जिस शहरी नेटवर्क के साथ काम करते थे उसका नाम है राजू उर्फ रामचंद्र रेड्डी, जो कि इस वक्त DKSZC यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सेक्रेटरी है। रमन्ना की मौत के बाद राजू को DKSZC का प्रभार दिया गया है। रघुनाथ जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप माओवाद संगठन में शामिल हुए, क्यों हुए और कितने सालों तक आप शहरी नेटवर्क के तौर पे काम किए हैं? सर, मैं तो 1999 से संगठन का कार्यकर्ता रहा, गांव में रह करके। बाद में जब सलवा जुड़ूम आया तो 2005 में मैंने पूर्णकालिक सदस्य के रूप में एकदम PLG में भर्ती हो गया हूं। तो उसके बाद 2007 जून से 2008 की फरवरी महीने तक मैंने शहरी नेटवर्क में काम किया है, लगभग 1 साल। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए इस दौरान आप किस तरह से काम करते थे और शहरी नेटवर्क मतलब किस शहर में थे आप और किस तरह से आप बाकी चीज़ें करते थे? माओवाद संगठन से किस तरह से आप संपर्क साधते थे? मैं पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी यहाँ से मुझे रायपुर शहर के लिए भेजा था। वहाँ पे इलाज कराने के लिए यहाँ की जो नक्सली हैं, जैसे मुठभेड़ में घायल हो जाते हैं या फिर कोई बड़ी बीमारी है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाके इलाज करवाना, अपने रूम में ला के रखना, ये सब करता था। और ये वहाँ जो चिट्ठी जैसे प्रेस में के लिए चिट्ठी लिखते थे उसको ले जाके डाक में भर देता था। प्रेस के लिए मतलब मीडिया के लिए? मीडिया के लिए। अच्छा, जो प्रेस नोट जारी करते थे? जी जी, प्रेस नोट डाक में ले जाके डाल देता था। जैसे रायपुर में रहता दुर्ग में ले जाके डालना या फिर सरायपाली में ले जाना या गुंडरदही ला के डालना। अच्छा। या दमतरिया से मतलब दूसरे शहर में ले जाके डालता था। ये मतलब 2 काम करता था। अच्छा, एक बात बताइए, आप रायपुर में रहते थे? जी। रायपुर में कहाँ रहते थे? रायपुर महादेव घाट दुर्गा मंदिर के पास। किराए पे? जी, किराए पे। उस समय रूम किराया 800 रुपये था। अच्छा जी। तो ये पैसे कौन देते थे आपको? पैसे वही राजू दादा देते थे, जो गुड़सा उसेंडी के रूप में नाम से जाना जाता था। उस समय पे गुड़सा उसेंडी के नाम से जाना जाता था। उस वही देते थे। अच्छा जी। जब पैसे ख़त्म हो जाता वो तो हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे आते ही थे। खुद नहीं आने से उनके पत्नी वाइफ आती थी, वो मालती जो गिरफ्तार हुई थी। जी, ये आके दे देती थी। फिर एक था SZC मेंबर जो मालू बोलते थे, तो वो आके देते। तीनों हफ्ते में 1-2 बार आते थे। राजू जी कहाँ से आते थे आपके पास में? वो तो एक उसके फैसा तो दिखता था वकील जैसे, कोट वोट सब लगा के कार में स्पेशल आते थे। मैं तो उसको
बाद में पता चला 1-2 महीने के बाद कि ये भी नक्सली है बोल के। मैं तो उनको वही समझता था कि कोई वकील होगा बोल के। अच्छा, एक बात बताइए, शहरी नेटवर्क किस तरह से काम करता है? शहरी नेटवर्क में उसमें तो जैसे अपॉइंटमेंट रखते हैं, जो कोई बाहर से आ रहा है बस स्टैंड के पास या फिर कोई चौक का गली चौक में बता देंगे। जैसे मेन तो गढ़ी चौक है। अच्छा, घड़ी चौक में मिलते हैं? जी, गढ़ी चौक अच्छा, में ये मिलते हैं। जो शहरी नेटवर्क है ये घड़ी चौक में मिलते हैं, घड़ी चौक। सरकार के नाक के नीचे बिल्कुल। जी, गढ़ी चौक है, पचपेड़ी नाका है, हाँ। लाकी नगर चौक है, आमाना का चौक है। जैसे मतलब जो बाहर से जाता है, जिसको जानता है वहाँ पे जाके मिलना रहता था। अपॉइंटमेंट के लिए एक जगह फिक्स होती थी। जी, जो बाहर से नक्सली आ रहे हैं, जो बाहर से आते थे तो उसके सिग्नल होता था, हाथ में क्या चीज़ रहेगा, जैसे बैग रहेगा, झोला रहेगा, हाथ में पानी बॉटल रहेगा कि पेपर रहेगा। अच्छा, सामने से जो आ रहा है उसको कैसे पहचाने, उसका पहचान के लिए ये चीज़ें रहेंगी। जी, वो बहुत अनिवार्य चीज़ है। अच्छा, हाथ में होना। हाँ। नहीं तो वैसी साधारण तो ऐसे कोई भी रहेगा वहाँ पे। हाँ, तो पहचान उसमें नहीं सकता। पहचानने के लिए हाँ, वो बता देंगे कि दैनिक पेपर हाथ में रहेगा, हाँ। और सिर में टोपी लगा रहेगा ऐसे कलर का बोल के वो सब बता दे रहेंगे। उस हिसाब से केवल 5 मिनट का ही रहता है। 5 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वो अपना रास्ता ये फिर अपना। मतलब 5 मिनट मतलब? 5 मिनट मतलब वहाँ मिलने के लिए समय अच्छा। 5 मिनट रहता है। अच्छा, समय फिक्स रहता है कि भाई जी। 1 बजे मिलना है, मतलब 1 बजे मिलना है। 1 बजे से 1:05। हाँ, 1:05 और को 6वां मिनट हो गया मतलब? वो अपना रास्ता, वो अपना रास्ता। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उधर अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया होगा, वो लाके ये इसको पकड़ाएगा। अच्छा, मतलब अपने अपने बचाव समय के हिसाब से है। अच्छा, अपनी सुरक्षा। जी, अपनी सुरक्षा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि, खैर वो सवाल मैं बाद में करूँगा, पहले ये बताइएगा आप कितने शहरों में घूमे हैं नक्सलियों के लिए? कितने नक्सलियों से आप मिले रायपुर में? कितने लोगों का आपने इलाज करवाया? ये मैं तो मेन ये उस समय दक्षिण बस्तर कमेटी के सचिव थे विजय दादा, जी। तो उसको तो 1 महीना मेरे रूम में रख के इलाज करवाया। किनको? विजय दादा। अच्छा, सेक्रेटरी थे? सेक्रेटरी, वो कहाँ के? दक्षिण बस्तर डिवीजन के सेक्रेटरी थे। अच्छा, वो तो 1 महीना मेरे रूम में। पुलिस को खबर नहीं लगी? खबर नहीं लगी, वो आ भी गया। किस में आते हैं और किस में जाते हैं वापस? वो आने जाने के लिए बस में जाते थे। अभी किरंदुल से सीधा रायपुर के लिए चलता है। हाँ। तो किरंदुल में तो बड़े बड़े लोग हैं, उसके मतलब वेशभूषा में बस में चढ़ते हैं, फिर चले जाते थे। अच्छा, क्या हुआ था विजय को? उसको शुगर था। अच्छा, जी, शुगर था, और मोटापे के कारण मोटे थे और ऊंचे थे तो चल नहीं सकते थे। तो उसके लिए इलाज के लिए गए थे। अच्छा, तो अभी भी शहरी नेटवर्क एक्टिव होगा? अभी भी है, लेकिन अभी खासकर ये बस्तर के लोग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बस्तर के बहुत ज़्यादा सरेंडर हुए हैं, और पहले जो संगम मिलिशिया जैसे थे वो सब पहले ही जुर्म के समय पुलिस में मतलब एसपी सहायक आरक्षक जो भी बने हैं। तो और अभी सरेंडर हुए लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और पुलिस के साथ मिल के काम कर रहे हैं यहाँ के लोग, इसलिए यहाँ के लोग अभी कम होंगे। कम होंगे। आप कितने शहरों में घूम चुके थे? मैं तो रायपुर में रह के पुणे गया था, रोहतक गया था, तो पश्चिम बंगाल गया था। ये झारखंड नहीं गए, उसी के बगल में कोई शहर गया। हम लोग रात में वहाँ पहुँचते थे। किस में सफ़र करते थे? ट्रेन से। ट्रेन से सफ़र करते थे। अच्छा, किस काम से आप रोहतक, पुणे, ये तमाम जगह गए? वो वहाँ से कोई किसी को लाना था तब। आप लोग एक दूसरे को पहचान नहीं बताते हैं क्या वहाँ पे? पहचान नहीं बता, नाम तक अलग बताते हैं। अच्छा, अलग नाम बताते हैं। और मैं यहाँ से वहाँ से, जैसे तो काम के विषय में चर्चा होती है या नहीं? विषय में चर्चा होती है। है। हम इस काम से आए तो जिस काम के लिए गए उसी काम को करना है, बाकी इधर उधर का कुछ कोई नहीं। दूसरा काम जी नहीं। जी। अच्छा, किस किस काम से लोग आते थे आपके यहाँ? इलाज के आते थे, और झारखंड से हथियार सप्लाई वाले आते थे। हथियार झारखंड से? जी, झारखंड से तो कितने 2-3 बार मेरे सामने से आया है। कैसे आता है? वो साबुन के कार्टून के अंदर में राउंड रहता है, पिस्तौल देसी कट्टा आया एक बार 4-5 कार्टून, मतलब ये साबुन वाला डब्बा। तो उसमें 4-5 डब्बा देसी कट्टा आया, 4-5 डब्बा फिर राउंड भी आया। अच्छा जी। वो तो इसको आप फिर मतलब बस्तर के अंदर कैसे प्रवेश करवाते हैं? इसको रायपुर से सीधा नारायणपुर के रास्ते से सीधा वो मार्च क्षेत्र में उसको ले जाएगा। इतने थाने हैं, इतनी चौकियां हैं, क्या पुलिस को बिल्कुल भनक नहीं लग पाती है? एक बार तो जब 5 कार्टून राउंड और पिस्टल आया देसी कट्टा,
तब तो जो ड्राइवर था वो तो गैरेज गाड़ी चला रहा था, आलू प्याज की गाड़ी। हाँ। तो उसके नीचे दबा के लाए तो रात हो गया, उसको पोस्टर वोस्टर लगा दिए, कुछ बनता है तो नक्सली बंद था। जी नक्सली बनता। हाँ। तो सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाके गाड़ी को खड़ा किया। सवेरे मैं ऐसा वाला हूँ तो सामान गैरेज गाड़ी चलाता हूँ, तो पोस्टर वोस्टर लग गया सर, मैं नहीं जा पाऊँगा बोले। सो ताना के अंदर सोया, गाड़ी की सुरक्षा पुलिस वाले किए, फिर अपना सवेरे उठ के नहा धो के बढ़िया चला गया, लेके गया। बताओ कितना हैरान कर देने वाली कहानी आप बता रहे हैं। नक्सलियों का हथियार झारखंड से आया, झारखंड से। अब उसे बस्तर में लाना था, अबुझमाड़ के इलाके में भेजना था। नक्सलियों का बंद था। अब जो नक्सली लेकर आ रहा था उस हथियार के साथ में वो ट्रक के साथ थाने के अंदर सोया, और उस नक्सलियों के हथियार की सुरक्षा एक तरीके से पुलिस के जवानों ने की, है ना। और फिर वहाँ से वो सुबह निकल कर बढ़िया से पहुँच गया सुरक्षित। वो जिस दुकान में सामान छोड़ना तो उसी दुकान में छोड़ दे, दुकान वाले फिर पार्सल कर दिए। हथियार अधिकांश कहाँ से आते हैं? झारखंड से ही आते हैं सारे के सारे? अभी सारे के सारे तो वहाँ नहीं, बाहर से जो आते यहाँ बाहर से आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड से आया है। अभी मैं वहाँ रहते पता चला कि अभी तो यहाँ छोटे छोटे फैक्ट्री भी बना के खुद बना रहे हैं, देसी अच्छा। कट्टा, जैसे 12 बोर है, देसी कट्टा है, ये 315 बोर का भी वो कर रहे हैं। अच्छा जी। तो शहरी नेटवर्क के बारे में और कोई दिलचस्प कहानी आप बताना चाहें तो? शहरी नेटवर्क में तो मैं वही काम किया, तो जितने शहरों में गया उनको वहाँ से यहाँ लाने का काम किया, और फिर बाकी इलाज के नाम काम किया, और दवाई है उसके साथ आता है। आप करीब 16 सालों तक शहरी नेटवर्क संगठन में रहे हैं, है ना। 1 साल शहरी नेटवर्क का काम किए हैं, राजू दादा जैसे बड़े लीडर के साथ आप काम किए हैं। तो बड़ा सवाल आपसे मेरा ये है कि जो जंगल में माओवादी सांसें गिन पा रहे हैं इन्हीं शहरी नेटवर्क के बदौलत। जी जो जंगल में जो है उनके द्वारा ही वो लोग जो सांस ले रहे हैं, उनकी के माध्यम से इनका सांस चल रहा है। अच्छा जी। अगर वो नहीं होंगे तो फिर इनका और एक है जरिया, जैसे छोटे छोटे दुकानदारों से, या फिर वो भी तो शहरी नेटवर्क की श्रेणी में आएंगे ना। जी, लेकिन वो नज़दीक ही है एकदम। शहर से जो सीधा रहता है, दूसरे राज्यों से जुड़ा हुआ रहता है, वो थोड़ा कम है अभी। चलिए। तो ये रघुनाथ जी थे जिन्होंने बड़ी अच्छी कहानियाँ बताई, मतलब शहरी नेटवर्क के बारे में जब चर्चा चल रही है, जो ट्रक वाला कहानी वो काफ़ी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी है, और साथ ही सरकार से सवाल करने वाली कहानी है। और सरकार को भी चाहिए वो अपना सूचना तंत्र और भी मजबूत करे, और साथ ही माओवाद के खात्मे के लिए कोई बेहतर रणनीति तैयार करे। शहरी नेटवर्क, आप सोचिए रायपुर जैसे शहरों में, पुणे जैसे शहरों में यदि नक्सली खुले आम बेखौफ घूम रहे हैं, तो सरकार और पुलिस का जो खौफ है, और पुलिस और सरकार के जो दावे हैं, वो किस हद तक फेल हो रहे हैं। बहरहाल आज के हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, और अगर आपको हमारा रिपोर्ट पसंद आया हो तो आप अपने साथियों से भी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के आदिवासियों की बात करते हैं, इसी तरह ज़मीन में उतरकर। धन्यवाद।